द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले सूचना यह है कि आप ही लोगों के लिए है जिसमें सुबह हमारे साथ आप लोग 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ साथ 11:30 पर गणित का भी प्रैक्टिस सेट मिल रहा होगा और वहीं शाम को 7 बजे हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है और 8 बजे संस्कृत का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल ही रहा होगा। तो उम्मीद है कि ये सभी शेड्यूलों पर आप लोग उपस्थित होकर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे और नहीं करते होंगे तो बिल्कुल समय पे आप उपस्थित हो जाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं और प्रैक्टिस सेट में पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है ये गद्यांश का है। गद्यांश यहाँ से स्टार्ट करना है और पढ़ते रहना है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोक लीजिए और आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये यहाँ पर पूरा दिख रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है आपका, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लोकरंजन की व्यवस्था का ढांचा किस पर आधारित है। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग को कमेंट करके बताना है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन भावों के विशेष प्रकार के जो संगठन हैं उन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही, यानी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य जाति से किसके द्वारा पूरा काम लिया गया है। बहुत अच्छा, स्नेह द्वारा, कूटनीति द्वारा, भय एवं लोभ द्वारा या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए गद्यांश के अनुसार ही बताना है, अपने आप से नहीं बताना है कि डरा धमका कर जो भी ऑप्शन बन जाए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, भय और लोभ द्वारा ही मनुष्य जातियों के द्वारा पूरा काम लिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और इसके साथ अगला पद्यांश है आपका, यहाँ पे ये पूरा पद्यांश दिख रहा है, यानी कविता है, इसको पढ़िएगा अच्छे से। 3 और 4 नंबर क्वेश्चन यहीं से हम लोग कवर करेंगे, तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट जब क्वेश्चन पे चलते हैं तो इसमें लिखा है कि जो काव्यांश है उसमें किसकी समाधि का वर्णन किया गया है। वीरों का और रानी दुर्गावती का, भगत सिंह का या रानी लक्ष्मीबाई का। क्वेश्चन बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई का इसमें जो है समाधि का वर्णन किया गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, अंतिम लीला स्थली किसे कहा गया है। अंतिम लीला स्थली किसे कहा गया है। तो यहाँ पर पहला ही, क्योंकि ये गद्यांश माफ कीजिए पद्यांश जो है आपका लक्ष्मीबाई की समाधि से है, लक्ष्मीबाई से ही संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर, बहुत अच्छे। यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन का ये वर्ण है ज्ञा जो है, इसमें इसको जब तोड़ेंगे, इसका जो विखंडन करेंगे तो कौन कौन से शब्द इसमें बनेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जाके नीचे हलंत हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये इसका ही वर्णन मतलब खंडन होता है। इसी के साथ अगला ये इन दो अक्षरों से मिलकर ये जा बनता है और ये 4 प्रकार के जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, ज्ञा होता है, त्रा होता है, सा होता है और स्रा होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो आपका बन रहा है, यहाँ तारा का तत्सम शब्द क्या है। चलिए बताइए फटाफट, आप लोग भी कमेंट करके जो भी क्वेश्चन आपका आ रहा हो कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। तो चलिए बताइए तारा का तत्सम शब्द कौन सा है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, कौन सा, सी, तारक। तारा का तारक हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, चपला का पर्यायवाची शब्द बताइए। चपला का पर्यायवाची शब्द बताइए कमेंट करके, कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन, बिजली हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा, बिजली हो जाएगा। वैसे चपला के जो है अनेक प्रकार से होते हैं, बिजली होती है, विद्युत होती है, दामिनी होती है, ये सब विद्युत ये सभी क्या होते हैं, बिजली के ही पर्यायवाची है। चपला भी एक प्रकार से इसका पर्यायवाची ही है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला आपका है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सा है। सेना है, विलाप है, अस्पताल है, गुलाब है। देखिए जातिवाचक का मतलब एक समूह का जहाँ पे वर्णन होता है, जाति समूह का, वहाँ पे आपका जातिवाचक हो जाएगा, जिसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे अस्पताल एक जातिवाचक संज्ञा है, क्यों, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु की जो है जाति प्रकट करती है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो पहला, माफ कीजिए पहला कह रहे हैं, बी अस्पताल बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका बनेगा कि कौन सा विकल्प विशेषण है।
तो कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर विशेषण ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। परम जो है ये विशेषण है। सी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट मन का फेर, इसमें अलंकार बताना है। ये सेंटेंस है मन का फेर, तो इसमें अलंकार कौन सा होगा? वैसे देखते हैं ऑप्शन बात करें इसकी, तो यहाँ पे रूपक अलंकार ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि मन का अर्थात मन रूपी जो मन का है उसमें उपमेय जो होता है वो उपमान का भेद रहित संबंध बता रहा है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न। चलिए आप लोग बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे बात करते हैं वर्णमाला में स्वरों की, तो स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ठीक है, और व्यंजनों की संख्या की बात करते हैं, सब अलग अलग बता देते हैं। इसमें 2 आयोगवाह हैं। क्या? 2 आयोगवाह हैं, और वहीं पे 25 अस्पर्श व्यंजन हैं। कौन से? अस्पर्श व्यंजन हैं। और उसके बाद 4 आपका उष्ण हो जाएगा, और 4 आपका अंतस्थ हो जाएगा, और वहीं पे 4 आपका संयुक्त हो जाएगा। जोड़ते चलिएगा, 2 यहाँ पर है, 25 यहाँ पर है, 4 4 4 12 यहाँ पर हो गया, और साथ साथ 2 जो हैं अतिरिक्त, जिसको हम लोग ढा और डा टाइप में पढ़ते हैं, ये 2 अतिरिक्त होते हैं। ठीक है, ये जो है आपका उसमें स्पर्शी व्यंजन में नहीं आते हैं। क्लियर? और यहाँ पे टोटल की संख्या जब इनकी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? तो 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। बहुत अच्छे, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि रास्ता बहुत दुर्गम है, सावधानी से चलें। रास्ता कैसा है? दुर्गम है। तो यहाँ पे देखिए दुर्गम के नीचे जो है अंडरलाइन किया गया है, और आगे लिखा है सावधानी से चलें। इसमें जो है पद में वर्तनी शुद्ध करनी है। कैसे? ये अशुद्ध लिखा है, इसको शुद्ध रूप क्या होगा? तो यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा इसका, वो ऑप्शन पहला ही आपका सही होगा। ये इस प्रकार से दुर्गम लिखा जाएगा। क्लियर? चलिए, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, लघुर्मी में कौन सी संधि है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए बताइए, इसका विखंडन जब करेंगे तो लघु में छोटा ऊ निकल कर आएगा, और उर्मी में भी छोटा ऊ निकल कर आएगा, तो दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे? बड़ा ऊ बना देंगे। तो लघुर्मी ये बड़ा ऊ बन गया है। देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ की मंत्र लगा है कि नहीं लगा है? तो यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। कौन सा? डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, लुटेरा और चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? और अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे एरा है, इसमें क्या लगा है? एरा लगा है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस समास के पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय संबंध होता है? तो 15 का बी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? कर्मधारय हो जाएगा। 20 ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है, सीलबंद, रेलगाड़ी, डाकखाना जैसे शब्द किस प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर डी संकर शब्द होते हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कर्म के अनुसार क्रिया के कौन कौन से भेद हैं? कर्म के अनुसार क्रिया का भेद बताना है। तो यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया के 2 ही भेद होते हैं, एक सकर्मक होता है और एक अकर्मक, यानी 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कर्म के अनुसार वो दिया गया है। ठीक, कर्म के अनुसार क्रिया के भेद 2, सकर्मक या अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, स्मरण शब्द का विलोम शब्द बताइए। स्मरण मतलब याददाश्त, स्मृति जिसको कहते हैं, वहीं विस्मरण का मतलब भूलना। ठीक, तो ए बिल्कुल सही ऑप्शन, स्मरण का विस्मरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थाली का बैगन होना। थाली का बैगन होना, बी बिल्कुल। सिद्धांतहीन व्यक्ति ही थाली का बैगन होना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, पंक्ति में रस कौन सा है? वैसे बात करते हैं यहाँ पे जो है वीरता की बात किया गया है, तो यहाँ पे रस कौन सा हो जाएगा? तो वीर रस हो जाएगा। कि क्लियर? ऑप्शन नंबर पद की बात किया गया है, कविता आप लोग पढ़े होंगे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल वीर रस हो जाएगा। और यहाँ पे 20 प्रश्नों के हम लोग जो है हिंदी के प्रश्नों को कर चुके हैं। अब यहाँ पे
एक इंग्लिश के प्रश्नों को करने से पहले 21 और 22 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है, ये पैसेज से लिया गया है। पैसेज यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है। ये पूरा पैसेज आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा बड़ा कर दें जिससे स्पष्ट आप लोग को दिखने लगे। उम्मीद है दिख रहा होगा। पूरा पैसेज पढ़ना है जिससे कि कमेंट बॉक्स में आप लोग भी अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकें। चलिए उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। प्रश्न आपका है 21 नंबर का। चलिए तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, मिलान करिएगा। 10 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। 22 नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ए और सी, यानी ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों सही है, इसलिए दोनों तो सही लगाएंगे नहीं, एक ऑप्शन ही सही होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि बहुत, यानी कि दोनों ए और सी दोनों सही हो जाएगा इसका। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। 23 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप लोग को ये पोयम दिया गया है, पोयम को अच्छे से पढ़ेंगे। ये पोयम यहाँ से पढ़ना है। उम्मीद है पढ़े होंगे, नहीं पढ़े वीडियो को रोककर आराम से पढ़िएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे स्टेशनरी इस खाली स्थान पे भर दिया जाएगा। क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका व्हाट डिड द पोएट लॉस्ट। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल जजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जजमेंट। अगला प्रश्न, यहाँ पर भी आपको खाली स्थानों में फिल करना है और वो भी अच्छा जो सही आर्टिकल होगा, आर्टिकल को भरना है। और यहाँ पे सही आर्टिकल जो होगा ए भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? ए भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेंसिल में जो शुरुआत हो रही वो कॉन्सोनेंट की हो रही है, इसलिए ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 25 का, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे 2 फिल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। और 27 नंबर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे कौन सा? विकास भर दिया जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न 28 की बात करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। सिनोनिम्स भर दिया जाएगा। क्या भर दिया जाएगा? सिनोनिम्स। ये सभी जैसे एंटोनियम्स, होमोसियम्स एंड प्रोनियम्स, ये सभी जो है क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका राइट द अपोजिट ऑफ रेवोक। यहाँ पे इसका अपोजिट शब्द बताना है, विलोम शब्द जिसको कहेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे कॉमेंट्स हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है और ये अंग्रेजी का आखिरी प्रश्न है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्या सही हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन सही होने के साथ अब हम लोग संस्कृत के प्रश्नों में चलते हैं। चलिए संस्कृत की भी 10 प्रश्न यहाँ फटाफट कर लेते हैं। यहाँ वगीसा जो लिखा है, इसका संधि विच्छेद कौन सा सही होगा? वैसे ये तीसरा अक्षर जो होता है ये पहले अक्षर में आपके कन्वर्ट हो जाता है जब तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका वाक प्लस ईसा हो जाएगा, वगीस इसका बन जाएगा वगीसा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट द्रोणपुत्र, इसका भी आपको ये जब विग्रह करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, अंश का विग्रह करना है। तो इसमें भी पहला द्रोणस्य पुत्र बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे जिसमें नन्तव्य में कौन सी धातु व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें धातु भी है और प्रत्यय दोनों को बताना है, ना कि प्रत्यय को ही दोनों बताना है। तो इसमें धातु, मूल धातु की या मूल शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा, यानी कि नम धातु है और तव्य क्या है? प्रत्यय लगा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न में मनुष्य अनिच्छन, उसके बाद स्पेस है, पापम करोति। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन अपी भर दिया जाएगा। क्या फिल किया जाएगा? अपी। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं अगले में क्या फिल किया जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन नंबर। चलिए कमेंट करके बताइए, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर डी बिल्कुल भरा जाएगा। है यहाँ रविवासरः आसीत, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। और नेक्स्ट प्रश्न गुरु लघु। देखिए यहाँ पे एक दूसरे के ये अपोजिट हैं। लघु राघव लिखा है, यहाँ लाघव होना चाहिए था। गुरु का मतलब दीर्घ होता है, लाघव का मतलब छोटा होता है। ठीक, तो ऐसे अच्छा ये एक मिनट, अच्छा यहाँ पे ये नाम लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी किरण यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। ठीक, ये नाम है भाई, गुरु के द्वारा कहा गया है। जैसे कोई अध्यापक कह रहा है कि राघव गत्वा पश्य किम उद्याने छात्राः
किरणतंत्र। क्लियर, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, हम दूसरा कुछ समझ लेते इसलिए थोड़ा क्लियर करना पड़ा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न आपका है 37 नंबर। 37 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सा बालिका भोजनम खादति सा, यहाँ पे कौन सा सही होगा? सा होगा। और उसी के साथ अगला जो है आप पठित गद्यांश है, संस्कृत का गद्यांश है, यहाँ से पढ़ना है और यहाँ तक पढ़ना है। उम्मीद है पढ़ेंगे अच्छे से, और उसके बाद आखिरी में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा 38 नंबर का। यहाँ पे आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ही आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राजनीति शास्त्री, बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है नेक्स्ट सेम। चलिए बताइए फटाफट आंसर कौन सा होगा इसका। तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्या? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर के प्रश्नों पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका ये पद्यांश है संस्कृत का, यहाँ से यहाँ तक इसको श्लोक कहते हैं हम लोग। ये श्लोक है, श्लोक पढ़ेंगे आप लोग। चलिए, उम्मीद है पढ़े लिए होंगे। और साथ साथ क्वेश्चन भी 40 नंबर का दिख रहा है। सर्वः का नास्यते, तो यहाँ पे सर्वः का नास्यते शुकाः, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका स्टार्ट हुआ है संस्कृत का पोर्शन ख़त्म हो गया है, अब विज्ञान का पोर्शन आया है। 10 प्रश्न में भी आपको फटाफट कवर करना है। तो चलिए देख ही लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे देखिए, बायोगैस निर्माण का जीवाणु है, यानी बायोगैस जो बनता है उसमें कौन से जीवाणु, उसका निर्माण कौन से जीवाणु करते हैं, ये बताना है। तो यहाँ पे मिथेनोबैक्टीरिया जो होते हैं यही बायोगैस का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। कौन सा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और इसी के साथ अगला बात करते हैं गोबर की। तो गोबर की उपस्थिति में ये क्या होते हैं? सेलुलोज होते हैं। ठीक, सेलुलोज का घटक कर, मतलब जो गोबर की स्थिति में ये सेलुलोज का अपघटन करते हैं और मीथेन गैस में इसको क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। तो उसी मीथेन गैस को ही बायोगैस कहा जाता है। क्लियर। चल अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिन के समय शांत क्षेत्र में ध्वनि का जो अनुमेय स्तर है क्या है? यानी कि एकदम बिल्कुल शांति जब होती है दिन के समय में, तो जो ध्वनि का मान होता है वो कितना होता है? तो वो 60 डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, डाई रंजकों से रंगों को पृथक किस विधि के द्वारा करते हैं? यानी डाई रंजकों से अलग रंगों को अलग करना है तो वो किस विधि के द्वारा किया जाएगा? पहला बिल्कुल क्रोमेटोग्राफी के द्वारा करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग बढ़ चलते हैं। और हाँ, यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्णलेखन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? वर्णलेखन तकनीकी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा हिंदी में इसको। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका, स्वच्छता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन है? तो स्वच्छता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण आपकी बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा में कमी, ये सभी हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा। अच्छा, यहाँ पे देखिए बढ़ती जनसंख्या भी है और शिक्षा में कमी, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक, चलिए देखते हैं। 4 डायोप्टर जो है इसकी लेंस की क्षमता जो है उसका कितनी फोकस दूरी हो सकती है? तो क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे आप लोग को एक फार्मूला हम बता दे रहे हैं। फार्मूला जो है इस प्रकार से आप लोग रखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे पी जो डायोप्टर होता है उसकी क्षमता 1/f, यानी इसको मीटर में हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका मान जब रखेंगे तो इसकी क्षमता कितनी दी गई है? 4 दी गई है। और इसको जब हम लोग फोकस दूरी को निकालेंगे 1/, जो है एफ से निकाल लेंगे तो तिरछा गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एफ बराबर कितना हो जाएगा? माफ़ कीजिए, एफ बराबर 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको जब भाग करेंगे 4 से 1 में तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर। कितना आ जाएगा? 0.25 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं ये कहाँ पर है। अच्छा, एक मिनट, ये मीटर में नहीं है भाई, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इसको हम लोग 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो जब 100 से गुणा करेंगे, दो अंक से स्थान पे ये दशमलव लगा है तो ये दशमलव हट जाएगा, तो यह आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन किस प्रकृति का होता है? तो यहाँ सी बिल्कुल सही ऑप्शन अम्लीय होता है। कौन सा? अम्लीय होता है। साथ साथ अगला प्रश्न, कैंसर का जो है मुख्य कारण क्या है?
47 नंबर का ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। अनुवांशिकता जो अनुवांशिक असामान्यता होती है इसमें कैंसर का मुख्य कारण होता है, ये बिल्कुल सही। आप देखिए ऑप्शन का जो कैंसर ऑप्शन के अनुसार जो अकॉर्डिंग बनेगा आंसर उसी को हम लोग रखेंगे, और अन्य भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। और बाकी पर्यावरण भोजन से कैंसर थोड़ी ना होता है, ठीक, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई कोई भी वस्तु जैसे जैसे ऊपर जाती है तो उसकी गति में गति की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है या कमी होती है, तो ये बताना है। यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाती है उसकी गति ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है या कमी होती है, या कुछ भी नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे है कमी, वृद्धि या अनिर्धारित। क्वेश्चन अच्छा है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कमी होती है, इसलिए तो धीरे धीरे वो धीमा होती है, उसके बाद वापस पृथ्वी पर लौट आती है, इसलिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन कमी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे ECG का पूरा नाम, बहुत अच्छा, ECG का पूरा नाम बताइए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये जो है हृदय के स्पंदन को जो है मापने में इसका काम किया जाता है। वहीं पे EEG एक होता है, और ये ये जो होता है मस्तिष्क से इसका जांच किया जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क की जो तरंगें होती हैं उससे इसका जो है CT स्कैन के माध्यम से इसको देखते हैं, ठीक, हाँ ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका जो है। अगला प्रश्न आपका बनेगा कि यदि किसी अधिक क्रियाशील धातु को, एक मिनट, यदि किसी अधिक क्रियाशील धातु को उससे कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन में डालते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है। चलिए बताइए फटाफट आंसर कौन सा सही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह कम क्रियाशील धातु का क्या करेगी, विस्थापन कर देगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका गणित का स्टार्ट होता है। गणित के प्रश्नों को 20 प्रश्न में है, हम लोग इसको स्किप करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि अभी शुरुआत में ही मैंने आपको मैथ के शेड्यूल के बारे में बता दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर इसको सॉल्व कर लिया करेंगे। नहीं वहाँ पढ़ना चाहते हैं कोई बात नहीं है, हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस पर आप लोग जाइए, उसको सर्च करने के बाद फॉलो कर लीजिए। वहाँ से ये 150 प्रश्नों का PDF आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे आप लोग वीडियो देखें जाकर मैथ का तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही वहाँ पे शॉर्ट और अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक। जो आप प्रश्नों को केवल ऑप्शन के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रश्नों को देखते ही अच्छा से समझाया गया है सर के द्वारा, वहाँ से पढ़ेंगे तो सही रहेगा। चलिए अगला पोर्शन आपका स्टार्ट हो गया है। 71 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें देखिए पश्चिमी यानी पश्चिम प्रशांत महासागर और चीन सागर में उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसको क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा, चलिए देखते हैं इसको क्या कहते हैं भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, उसको टाइफून कहते हैं। ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न भी साथ में देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है और वह किस नदी पर स्थित है। ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन ऑप्शन जो पूछा गया है क्वेश्चन वो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, और अगर दिया भी गया है तो उसको आप गलत मार देंगे, गलत हो जाएगा। देखिए बात करते हैं सबसे बड़ी नदी द्वीप की, तो माजुली तो बड़ी नदी द्वीप है ही, लेकिन ये किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, तो बृहत्पुत्र लिखे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ध्यान रखिएगा किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये, और एक दुनिया का एकमात्र नदी द्वीप है सबसे बड़ा, ठीक। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न लेते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। चलिए देख लेते हैं इनका वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इनकी भूमिका की बात करते हैं तो ये प्रथम स्वतंत्र स्वाधीनता संग्राम में एक प्रमुख सेना नायक की थी। क्या की थी, प्रमुख सेना नायक के रूप में कार्यभार किए थे। और 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह की शुरुआत जब 10 मई को मेरठ से हुई थी, ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा
मतलब ये भी उसमें शामिल थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम बताइए। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पे इनका जो बचपन का नाम था वो गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। और इन्होंने ही स्वामी विवेकानंद ने ही, एक मिनट, अच्छा हाँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में भी की थी। तो इनका बचपन का नाम यहाँ पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक यानी बोलना और अभिव्यक्ति, अपनी व्यक्तियों को प्रस्तुत करना की स्वतंत्रता किस उल्लेख में है? तो यहाँ पे सी अनुच्छेद 19 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये बोलने की और ये सभी स्वतंत्रताएं किस में है? अनुच्छेद 19 में। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन अच्छा भी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे 30, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। वहीं लोकसभा की बात करते हैं तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और साथ साथ अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव की में जो भाग लेना है या राष्ट्रपति का चुनाव की जो उम्र होती हो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे 47A जो है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वैसे बात करें तो इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई केवल 6 किलोमीटर है। कितना? केवल 6 किलोमीटर ये लंबा है। और ये एर्नाकुलम को कोची बंदरगाह से जोड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, सुरांडो नामक तार वाद्य यंत्र गुजरात के किस जातीय समुदाय द्वारा लाया जाता है? तो इन समुदाय का नाम है फ़कीरानी जाट समुदाय। क्या नाम है? फ़कीरानी जाट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इन्हीं के द्वारा लाया जाता है। और अगला प्रश्न है, अर्थ स्कैन नामक संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 79 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करते हैं संस्था की, तो संस्था 1976 में इसकी जो है स्थापना होती है। और ये यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका पूरा नाम है यहाँ पे यूनेप, ये डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1976 में इसकी जो है स्थापना होती है और ये इसी के द्वारा लाई गई। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की बात करें 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति की स्थापना की गई। और ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 2009। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे तो यहाँ पे आपका ये शायद संभवतः कौशल से संबंधित है, जीवन कौशल से। तो इसका प्रश्न यहाँ पे है कि मैकडूगल के अनुसार संवेग कितनी प्रकार के होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनके अनुसार 14 संवेगों को बताया गया है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जो ये शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह किसका कथन है? ए बिल्कुल ये स्किनर का कथन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और स्किनर के द्वारा ही शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी दिया गया है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, शिक्षा को द्विध्रुवीय किस विद्वान ने कहा था? द्विध्रुवीय किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो ये डी जॉन एडम के द्वारा कहा गया है। डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं या बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि की बात करें तो उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो उनकी बुद्धि लब्धि 140 से 50 तक होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है? 85 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करते हैं 2002 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, वो भी 86वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, सतत मूल्यांकन क्या होता है?
चलिए बताइए सतत मूल्यांकन क्या होता है। तो यहाँ पे चाहे वो निरंतर होने वाला मूल्यांकन हो या नियमित होने वाला, दोनों ही सही है, इसलिए ए और बी बिल्कुल दोनों, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। चलिए बताइए ध्वनियाँ जो हैं कितने प्रकार की होती हैं। बात करते हैं ध्वनियों की, तो ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनियाँ कितनी प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं, एक स्वर होती हैं, एक व्यंजन होती हैं। स्वर जो होती हैं वो व्यंजन पर उपयोग करके काम में ली जाती है, बट स्वर जो होती है, व्यंजन जो होती हैं उनमें स्वर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्वर जो होती हैं, ध्यान से समझिएगा, यानी कि व्यंजन जो स्वर हैं उनमें स्वरों का प्रयोग होता है स्वर, लेकिन स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी का सहारा नहीं लेते हैं। ठीक, ये पढ़े होंगे आप लोग, ये बिल्कुल सही है। इसी के साथ अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासकीय प्रक्रिया का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका कौन सा सही होगा, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्योल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल फ्योल इनके जनक हैं, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आदर्शवाद सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। आदर्शवाद की बात किया गया है। देखिए यहाँ पे अनेक प्रकार से जो भी आपके मनोवैज्ञानिक हुए हैं वो अनेक अनेक अपना सिद्धांत दिए हैं, बट यहाँ पे भी बिल्कुल सुकरात और प्लेटो को ही आदर्शवाद सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न, यहाँ पे वैयक्तिक संप्रेषण के से क्या समझते हैं आप। वैयक्तिक का मतलब होता है जो व्यक्तियों के अंदर भावनाएं होती हैं, संप्रेषण का मतलब होता है वार्तालाप, जिसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो उसके पहले एक शिक्षक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थियों को अलग अलग शिक्षा देना ही वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है, यानी अलग अलग उससे बातचीत करना ही वैयक्तिक संप्रेषण अलग अलग से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को अलग अलग शिक्षा देना वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे तो वैयक्तिक भिन्नता। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग जो बालक होंगे तो यहाँ पे भिन्नता भी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो। कौन सा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक समान नहीं हो सकते। क्या, कोई भी दो व्यक्ति जो होते हैं वो पूर्णतः एक समान नहीं हो सकते, यही वैयक्तिक भिन्नता का संबंध है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका। और इसी के साथ अगला, सर्वप्रथम किसने वैयक्तिक भिन्नता का प्रयोग किया। चलिए इसी से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे किसने प्रयोग किया सर्वप्रथम इसका ये बताना है। तो यहाँ पे ये गाल्टन के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर कि सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन का क्या रूप हो सकता है। इसका रूप क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा, रूप की बात करें तो दंड पुरस्कार परिणाम का ज्ञान सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन का रूप होता है, यानी इसमें ये कार्य के रूप में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएंगे। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि दिव्यांगता का मुख्य कारण क्या होता है। जो बच्चे विकलांग हो जाते हैं उसका कारण क्या होता है, चाहे जिस प्रकार से विकलांग हो भाई वो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, चलिए कमेंट करके इसका आप लोग बताइए। तो जन्मजात भी हो सकते हैं। दिव्यांगता का मतलब ये होता है कि जो अक्षमता हो जाती है उसमें, जैसे मानसिक हो गया, कुछ भी हो गया, दुर्घटना से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ठीक, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला है लेविन के अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। 95 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका कौन सा, डी बिल्कुल, ये सभी सही हो जाएंगे। और यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है 96 की बात करें तो 96 में भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। कौन सा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। 4 से 6 वर्ष के लिए जो इसमें बालक होते हैं, एक मिनट ये थोड़ा, हाँ ठीक है, 96 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। समानता रहने की विधि किस उम्र के बच्चों में प्रभावकारी होता है, तो 4 से 6 उम्र के बालक जो होते हैं वो एक साथ रहने की जो है उम्र, मतलब एक साथ प्रभावकारी होता है रहने की। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न इसमें है कि कक्षा में उस साधन का नाम बताइए जिस पर शिक्षक पाठ्य सामग्री को लिखता है।
तो किस पे लिखता है? ब्लैक बोर्ड पे लिखता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, वैसे बात करते हैं, पहले तो ब्लैक बोर्ड ही था, लेकिन वर्तमान में नए नए टेक्निकल और तमाम प्रकार की तकनीकें आ गई हैं। अब तो संभवतः जो इंग्लिश कॉलेज या प्राइवेटी कॉलेज हैं वहाँ पे आपका डिजिटल बोर्ड भी लग गया है। ठीक, तो यहाँ पे लेकिन ऑप्शन जो है आपका ये ब्लैक बोर्ड ही सही होगा। अगला प्रश्न आपका, थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्राथमिक नियम कौन से हैं? तो इनके नियम की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी हैं, चाहे वो प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम हो या अभ्यास का नियम हो। डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न, चलिए बताइए इसका आंसर ऑप्शन कौन सा सही होगा। अधिगम सीखने की दो वैकल्पिक अवधारणाएं कौन सी हैं? वैसे अधिगम भी सीखना ही होता है, तो यहाँ पे सीखने की दो वैकल्पिक अवधारणाएं कौन सी है ये बताइए। यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, चाहे वो व्यवहारवादी साक्षर की अवधारणा हो या संज्ञानात्मक व क्षेत्र संगठन सिद्धांत की अवधारणा हो। बी सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। इसी के साथ अगला यहाँ पे देखिए, आसक्तताएं की उल्लेख कीजिए और वो भी लिखने से संबंधित जो भी आसक्तता है। लिखने से डिस्ग्राफिया होता ही, ये तो सबको मालूम है, बट यहाँ पे और भी दिया गया है, जैसे अग्रेस्फिया भी है, अप्रेक्सिया भी है, डिस्ग्राफिया तो है ही, यहाँ पे डिस्प्रैक्सिया भी है। ये सभी क्या हैं? शिक्षार्थियों में लिखने से संबंधित प्रमुख आवश्यकताएं हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका जब बनेगा, इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध उपन्यासकार माइकल ओंगडाटेजे को उनकी किस रचना के लिए गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है? चलिए देखते हैं, गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले इनको किस रचना के लिए ये दिया गया है? तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन, द इंग्लिश पेशेंट के लिए दिया गया। किसके? द इंग्लिश पेशेंट के लिए। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड 1942-48 यानी 1948 से लेकर के जब 1948 तक ये रहे, इनका सब कुछ चला, उसके विषय में बताया गया है। और इसके द्वारा इसके विषय में एक पुस्तक लिखी गई है, तो उसके लेखक कौन है, जिसको 2018 में रिलीज किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रामचंद्र गुहा के द्वारा यह लिखा गया है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका, किस मंत्रालय द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं विधि सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण नामक एक योजना लागू की गई है? तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश की महिलाओं का कंपाउंड तीरंदाजी टीम श्रेणी में विश्व नंबर 1 का स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया है? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे भारत की है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका, वित्त वर्ष 2017-18 की बात करें तो इसके दौरान भारत में निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या रहा था? चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी बिल्कुल 9.8% इसकी वृद्धि दर रहा। वहीं पे इसके बाद 19-18 के बाद कोरोना काल चला था, लेकिन उसमें कुछ घट गया था। बट 22-23 की बात करें जो वर्तमान में चल रहा है 21-22 में, तो इसमें लगभग 16.5% वृद्धि दर निर्यात का जो है इसमें अनुमानता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, 22-23 का ही अनुमानता लगाया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, 2018 का 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो सी बिल्कुल वैंकूवर में किया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके जो है ये हर 5 साल पे होता है और इसका अगला संस्करण या 18वां जो संस्करण होगा ये 2023 में होगा। क्लियर? तो यहाँ पे इसको भी ध्यान रखिएगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस मंत्रालय ने मिशन सत्यनिष्ठा लॉन्च किया है? बी बिल्कुल रेलवे मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है मिशन सत्यनिष्ठा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसको जो है 27 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया। इसमें निरंतर उच्च मानकों को बनाए रखना इसका जो है उद्देश्य है। इसी के साथ अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस शहर में मेट्रो का प्रचलन प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पे 2017 में ही आपके लखनऊ में
मेट्रो चलाया गया, किसमें 2017 में। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे यूपी की बात किया गया है तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यूपी में कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी महोबा हो जाएगा। महोबा जनपद है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अच्छा एक बात और यहाँ पे थोड़ा और जो भी नाम है बता दें जिससे कि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। कभी मान लीजिए नाम बदल कर आ जाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे महोबा तो है ही, साथ साथ जो भी आपका आंसर है यहाँ पे, इसके साथ साथ झांसी, बांदा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट जिले आज सभी किस में आते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए साथ साथ अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे प्रश्न आ ही गया है, उत्तर प्रदेश में संचालित योजना जो अटल ज्योति योजना है यह किससे संबंधित है? तो ये सोलर लाइट प्रदान करने से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सोलर लाइट है इसके लिए ही अटल ज्योति योजना चलाया गया। अगला प्रश्न है, 2017 के लिए किस खिलाड़ी को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आईफा द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? चलिए बताइए आंसर। तो यहाँ पे 2017 की बात किया गया है तो इसमें आपका सुनील छेत्री को चुना गया है। किसको? सुनील छेत्री को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 2021 में इसके लिए यानी AIFF के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे नामित किया गया है? कमेंट करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? बी बिल्कुल यहाँ पे गोल्फ से संबंधित है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है वो ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पंकज आडवाणी, अच्छा एक मिनट ये तो मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे स्कूनर सही होगा। क्या स्कूनर सही होगा? इस पे लगा रहे हैं भाई। यहाँ पे राउडर कप तो मैंने बताया ही था ये गोल्फ से संबंधित है, लेकिन पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो स्कूनर से। किससे? स्कूनर से है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका समिति का जो मुख्यालय है वो लानोज में है। यहाँ पे लानोज होना चाहिए था, यहाँ पे लाजेन लिखा है, तो ये ऑप्शन नंबर इसको सही कर लीजिएगा, लानोज होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि किस बैंक ने भारतीय बैंक यानी कि RBI जिसको कहा, RBI जो है से बहरीन, कुवैत और सिंगापुर के कार्यालय खोलने के लिए नियामक मंजूरी प्राप्त की है? तो ये है फेडरल बैंक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये अमेरिका का बैंक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, 1 जुलाई 2018 को फेसबुक ने घोषणा किया कि वह 2019 के प्रारंभ में अपने इंटरनेट उपग्रह को लॉन्च करेगा। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एथेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्या नाम है? एथेना नाम है, जो 2019 में इंटरनेट उपग्रह को लॉन्च किया है, फेसबुक में लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। ए बी बिल्कुल सही ऑप्शन एथेना हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न, रूस ने हथियारों की खरीद पर अमेरिका द्वारा भारत पर कौन सा प्रतिबंध न लगाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, CAATSA, काटसा। क्या? काटसा। यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसके साथ अगला प्रश्न जो है वो आपका, इसमें इंडिया एट 70 स्नैपशॉट यानी 70 स्नैपशॉट सिंस डिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की है? अच्छा क्वेश्चन है। इसके रचनाकार का नाम ऑप्शन नंबर ए रोशन दयाल है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अम्मा टेक मी टू द गोल्डन टेम्पल नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसकी रचना जो है भक्ति माथुर हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, शेर सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? क्वेश्चन अच्छा है। और इसी राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका नाम है मध्य प्रदेश, ए बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। कौन सा? ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। शेर सबसे अधिक जहाँ पे पाए जाते हैं उसको टाइगर स्टेट के नाम। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे।
अच्छा, सबसे अधिक बाघों की संख्या, टाइगर स्टेट के नाम से वैसे ये जो है मध्य प्रदेश को जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बाघ शेर की बात करें हैं तो गुजरात में गिर में पाए जाते हैं। ठीक, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक शेर हैं, तो इसलिए शेर की यहाँ पे बात किया गया है, ना कि बाघ की। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका अपनी राय जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे भी बिल्कुल सही कर लीजिएगा इसको। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वो कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय की बात करते हैं सबसे बड़े की, तो ये कोलकाता में स्थित है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। अगला प्रश्न है, वह परियोजना जो राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है वो कहाँ पर स्थित है? वैसे राउरकेला जो है ये उड़ीसा में स्थित है, और इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हीराकुंड बांध परियोजना से संबंधित है, यानी ये इसी पर स्थित है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये जो है राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। क्लियर। साथ साथ अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को, हाँ एक मिनट, ये जर्मनी की सहायता से तो लगाया ही गया है, साथ साथ ये दूसरी यानी सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था इसके माध्यम से ये लगाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश को कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में यूपी को बांटा गया है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एपीडा अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे फ्रांस बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो 2020 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए शुभांकर का नाम बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो होना था 20 में ना होकर के कोरोना काल चल रहा था, इसलिए 21 में समापन हुआ इसका। इसके जो ओलंपिक के लिए शुभांकर थे उनका नाम मिराई तोवा था, और पैरा ओलंपिक के लिए सोमाइटी था। क्या? सोमाइटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न, राउफ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये सी बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नृत्य शैली का पहला लिखित स्रोत किसे माना जाता है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, नाट्यशास्त्र को माना जाता है। साथ साथ अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण की बात करें तो ये किस वंश के शासक के द्वारा, किस वंश के शासन काल में इसका निर्माण हुआ है, ये पूछा गया है। तो भी चंदेल शासक वंशों के समय में इसका निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है, नटराज के पैरों के नीचे राक्षस किसका प्रतीक है? तो जो एक मूर्ति आप लोग देखते होंगे, नटराज ऊपर जो है अपने डांस की आकृति में है, उसके नीचे राक्षस का जो प्रतीक है वो किसका प्रतीक है, ये बताइए। तो यहाँ पे भी अज्ञानता यानी अज्ञान का यह प्रतीक है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न यहाँ पे रीजनिंग का स्टार्ट होता है, सर के द्वारा ये पढ़ाया जाता है। इसको आप लोग वहाँ पे जाकर के सॉल्व करिएगा, ऑप्शन को बता देते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बी बिल्कुल सही ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाएगा। उसी के साथ 32 का भी बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। जैसे गंध फूल से है वैसे स्वाद भोजन से होता है। अगला प्रश्न 33 की बात करें तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर की बात करें तो ये कैलेंडर का प्रश्न है, और इसमें ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा, मंगलवार आपका आ जाएगा। 35 की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, बुआ इसमें आएगा। आप लोग जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है इसको बनाइएगा, इसका शेड्यूल मतलब स्ट्रक्चर, तो ये बुआ आएगा। क्लियर। चलिए, कंप्यूटर का प्रश्न भी आ गया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो यहाँ पे कंप्यूटर के मस्तिष्क की बात करें, ए बिल्कुल सही ऑप्शन, सीपीयू, जिसको हम लोग कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। क्या? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है। और इसके बाद अगला जो है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम है। ये तो ये ध्यान रखिएगा, ए बिल्कुल सही ऑप्शन इसका, इसी को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट, UPS का पूरा नाम बताइए। तो यहाँ पे UPS का पूरा नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यहाँ पे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो होता है उसको UPS का पूरा नाम है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट में, शाकीय अभिक्रम का विकास किसने किया है? तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन, नभेन ए क्राउडर के द्वारा किया गया है, भी बिल्कुल सही। अगला, मारिसन का प्रशिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व हैं? 139 नंबर का, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे 4 तत्व हैं मारिसन का प्रशिक्षण के प्रतिमान का, भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और साथ साथ अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग किया जाता था?
तो यहाँ पे अबेकस का प्रयोग करते थे प्राचीन समय में गणना के लिए। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। चलिए साथ साथ अगला प्रश्न यहाँ पे जो है आपका ये 10 प्रश्न है, इसको भी फटाफट कवर कर लेते हैं। ये व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है। जैसे विद्यार्थियों को जीवन कौशल का ज्ञान देना क्यों आवश्यक है? तो जीवन कौशल का ज्ञान देना इसलिए आवश्यक होता है कि सर्वांगीण विकास उनका हो सके, इसलिए भी बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए वैसे अगर सर्वांगीण विकास की बात करेगा और नेगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछा है तो हमेशा वो सही माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि बालकों के जो आत्मविश्वास हैं वो किस कौशल की भूमिका में होती हैं? तो यहाँ पे पहला ही जीवन कौशल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला व्यवसाय क्या होता है? तो व्यवसाय क्या है? तो व्यवसाय वृत्ति है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा क्या है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे अभिप्रेरणा जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा जो होती है वो अभिप्रेरणा कहलाती है। इसका ए बिल्कुल सही ऑप्शन, ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि जो अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, ये बताइए। तो यहाँ पे इनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है सिद्धांत को वो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका कि किस विचारक का मत है कि एक अध्यापक की कथनी एवं करनी में अंतर नहीं होना चाहिए? ये किसका कथन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट के रूप में ये आपका बन जाता है। नोटबुक पेन साथ में लिए हैं जिसको नोट कर लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा बी बिल्कुल सही होगा। ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है कि अध्यापक जो करे कहे वो करे, यही इसका इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये किसका कथन है? महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है पुरस्कार एवं दंड एक व्यक्ति के विकास को स्वरूप प्रदान करने, माफ कीजिए, स्वरूप जो है प्रदान करते हैं। तो ये कथन किसका है? ये भी कथन आपका स्किनर का है। स्किनर के द्वारा आपका शास्त्रीय अनुबंधन, एक मिनट, शास्त्रीय नहीं भाई, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिया, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया कि स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत के आधार पर किसने शिक्षण मशीन का निर्माण किया? तो स्किनर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी बिल्कुल टीपी मंद के द्वारा इसमें मशीन का निर्माण किया गया, मतलब निर्माण कर दिया गया है। डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि देश की अध्यापक शिक्षा पद्धति की योजनाबद्ध एवं समूह विकास करने वाली जो शीर्ष संस्था है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यहाँ पे NCTE है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या नाम है? NCTE। आशा शीर्ष संस्था है ये शिक्षा के मामले में जो देश की अध्यापक शिक्षा पद्धति को की योजना व समन्वित क्रिया का योगदान देती है। ठीक, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, 150 नंबर का प्रश्न है। इसमें ऐसा पुनर्बलन जो अनुक्रिया की संभावना को बढ़ा देता है वो क्या कहलाता है? बहुत अच्छा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको पुरस्कार सम्मान कहा जाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पे 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है अपनी राय भी जरूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ आप लोग बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।